नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका शुभ आईएएस की आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और परितंत्र, इकोसिस्टम के घटक, जिनमें हम सब ने देखा था कि किस तरह जीवित, बायोटिक और अजीवित, अबायोटिक तत्व मिलकर एक संतुलित परितंत्र का निर्माण करते हैं। हमने यह भी जाना था कि हर जीव अपने पर्यावरण से किस तरह से जुड़ा है, कभी कभी उपभोक्ता के रूप में, कभी उत्पादक के रूप में और कभी अपघटक के रूप में। अब बच्चों, जैसे जैसे मानव गतिविधियां बढ़ी हैं, जंगल कटे हैं, प्रदूषण बढ़ा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, तो इस असंतुलन में बदलाव आने लगा है। यही बदलाव पारिस्थितिक असंतुलन कहलाता है। तो आज से हम यही टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन। तो आज की क्लास में हम समझेंगे पारिस्थितिकी असंतुलन क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है और इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। एक है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, तथा पारिस्थितिक कर्मता, बायोटिक पोटेंशियल। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन का मतलब क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है, परंतु विभिन्न कारणों तथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना, वनों के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, इनको हम अच्छे से समझते हैं। वनोन्मूलन के कारण क्या क्या है। वनोन्मूलन के कारण, तो वनोन्मूलन के कारण में देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं। वनों को चारागाहों में परिवर्तित करना, वनों की भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तित करना, उसके बाद झूम कृषि करना, वनाग्नि के द्वारा यानी जंगल में जब आग लग जाती है, औद्योगिक व व्यवसायिक उद्योगों के लिए लकड़ी काटना, और नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव, शहरीकरण, कागज की भारी मांग। तो इस तरीके से जो है वनोन्मूलन के इतने सारे कारण हैं। वनोन्मूलन के विभिन्न कारण जो थे वो बताए गए। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ तथा अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में है। वन्य संरक्षण, वन रोपण, पदार्थों का पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय असंतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए में मददगार होता है। ध्यातव्य है कि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी असंतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी असंतुलन का कोई संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, जो पर्यावरणीय असंतुलन है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, वनों को काटना। वनों को काटना, वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन, वनों को काटना पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता, बल्कि इसे असंतुलित करता है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में से एक वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल जैसे वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौड़ कारणों में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी काटना। पारिस्थितिक असंतुलन के मूल कारणों में से एक है वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, औद्योगिक प्रबंधन। जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिक संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिक संतुलन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अब यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है, जो कि इसी से रिलेटेड है, वहन क्षमता तथा पारिस्थितिक कर्मता। वहन क्षमता तथा पारिस्थितिक कर्मता।
वहन क्षमता तथा पारिस्थितिक कर्मता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो पारिस्थितिक कर्मता और वहन क्षमता के मतलब क्षमता क्या है। देखिए, एक इसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है? वहन क्षमता और पारिस्थितिक कर्मता। वहन क्षमता और पारिस्थितिक कर्मता। तो पहले हम इन दो शब्दों को अच्छे से समझते हैं कि क्या होती है वहन क्षमता। तो देखिए बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की अपनी एक सीमा होती है। जो इकोसिस्टम है उसकी अपनी एक सीमा होती है, यानी वह अधिकतम संख्या जितने जीव उस पर्यावरण में बिना किसी नुकसान के रह सकते हैं, यही उसकी वहन क्षमता कहलाती है। यानी कि वह अधिकतम संख्या जितने जीव उस संख्या में बिना किसी नुकसान के रह सकते हैं, इसी को हम वहन क्षमता कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए समझे कि अगर किसी तालाब में 100 मछलियां आसानी से भोजन और ऑक्सीजन पाकर रहती हैं, तो उस तालाब की वहन क्षमता 100 मछलियां हैं। अगर हम 150 मछलियां डाल देंगे तो भोजन कम पड़ेगा और ऑक्सीजन घटेंगी, मछलियां मर जाएंगी। तो इस तरीके से हम कैरिंग केयरिंग कैपेसिटी को समझ ली। अब दूसरा शब्द आपके सामने है पारिस्थितिक कर्मता। तो पारिस्थितिक कर्मता की बात करते हैं। तो पारिस्थितिक कर्मता यह दर्शाता है कि किसी जीव प्रजाति की प्राकृतिक वृद्धि करने की क्षमता। किसी जीव की प्रजाति की प्राकृतिक वृद्धि करने की क्षमता, इसको समझते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे अगर कोई जीव बिना किसी रुकावट के बढ़े, जितनी तेजी से वह प्रजनन कर सकता है, उसे ही हम उसकी पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि अब इसके बारे में क्या लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। जीवों की वृद्धि भी संतुलित होती है। यह संतुलित वृद्धि किसी परितंत्र की वहन क्षमता के अनुरूप होती है। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है, जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस परितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने का कारण भी बन सकती है, जैसा कि आसान शब्दों में हमने आपको बताया। ध्यातव्य है कि प्रजनन या संख्या वृद्धि क्षमता किसी भी जीवधारी का अंतर्निहित गुण होता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की वह क्षमता जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। इसे संकेताक्षर आर से दर्शाया जाता है, परंतु पर्यावरणीय प्रतिरोध बढ़ने के साथ वृद्धि रुक जाती है। यह वृद्धि एक निश्चित ऊपरी सीमा तक होती है। इसी ऊपरी सीमा को वहन क्षमता कहते हैं। यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि का एक ग्राफ दिया गया है। यस आकृतिनुमा वहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया गया है, यस आकृतिनुमा, और यहाँ पे के जो है ये दिया गया है यस आकृति, यानी यस शेप्ड तथा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहा जाता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ग्राफ की शुरुआत में रेखा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। रेखा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। इस चरण को हम कहेंगे प्रारंभिक वृद्धि, इनिशियल ग्रोथ। इसको हम कहेंगे इनिशियल ग्रोथ। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, संसाधन संसाधन जैसे भोजन, जल और स्थान उपलब्ध रहते हैं, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है और ग्राफ की रेखा बहुत तीव्र गति से ऊपर जाती है। इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तेजी से ऊपर जाती है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल हाँ ग्रोथ कहते हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा संसाधन अनंत नहीं होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब भोजन, स्थान और अन्य संसाधन कम पड़ने तक लगते हैं, तब वृद्धि की गति धीमी होने लगती है और जनसंख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। यहाँ से देखिए, जनसंख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर जो है कि स्थिर हो जाती है। ग्राफ के ऊपर जो डैश लाइन है, के टूटी हुई रेखा बनी है, के लिखा गया है। यह दर्शाती है वहन क्षमता को। यह जो है कि वहन क्षमता को दर्शाती है, कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है किसी पर्यावरण में जितने जीव बिना संसाधन की कमी के साथ रह सकते हैं, वह अधिकतम सीमा वहन क्षमता कहलाती है। ग्राफ में देख रहे हैं कि रेखा के आसपास ऊपर नीचे होती है। कभी थोड़ी ऊपर जाती है, कभी थोड़ी नीचे आती है। यानी जब संसाधन थोड़ा बढ़ते हैं तो ऊपर जाती है, जब संसाधन थोड़ा कम होते हैं तो नीचे जाती है। लेकिन अंत में उसी सीमा रेखा के आसपास स्थिर रहती है। इस ग्राफ में हमें यह समझ में आता है कि जनसंख्या की वृद्धि हमेशा एक निश्चित सीमा तक ही होती है। यही सीमा पर्यावरण की वहन क्षमता कहलाती है।
यही सीमा पर्यावरण की वहन क्षमता कहलाती है। तो बच्चों याद रखिए, वहन क्षमता वह अधिकतम सीमा है जहाँ पर्यावरण और संसाधन संतुलन में रहकर जीवों की संख्या को स्थिर रखते हैं। और हम इस पूरी प्रक्रिया को एस आकृति वाले ग्रोथ ग्राफ से समझे समझ लिए। आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल केवल किसी जीव द्वारा ही ग्रहण किए गए स्थान की ही नहीं, बल्कि जीव के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरणीय समर्थन कर सकता है कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वहन क्षमता, कैरिंग कैरिंग कैपेसिटी। वहन क्षमता अथवा जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक कर्मता। पारिस्थितिक कर्मता पद पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। यह आईएसपीटी में 2013 में पूछा गया प्रश्न है, पारिस्थितिक कर्मता से रिलेटेड है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला किसी पारिस्थितिक तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है खाद्य कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यातव्य है कि जीवों द्वारा का यह प्रवाह एक दिशी यूनिडायरेक्शनल होता है। उदाहरण के लिए किसी घास स्थल परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। जैसे घास जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर है, उसके बाद टिड्डा घास को खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उसके बाद टिड्डे को मेढक खाता है तो यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। उसके बाद मेढक को सर्प खाता है तो तृतीयक उपभोक्ता हो गया। इसी तरह से एक चैन चलती रहती है खाद्य श्रृंखला की। अब यहाँ पे देखिए एक अगला उदाहरण भी है आपके सामने कि घास बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास बकरी तथा मानव खाद्य श्रृंखला मतलब मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे घास है स्वपोषी, उसके बाद घास को बकरी ने खाया तो शाकाहारी उपभोक्ता हो गई। उसके बाद बकरी को मनुष्य ने तो सर्वाहारी उपभोक्ता। देखते हैं आगे। अब ध्यातव्य है कि जीवी संघटक बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। जीवित संघटकों के सामान्य में शामिल होते हैं। उत्पादक कौन कौन से होते हैं, जैसे पेड़ पौधे शैवाल इत्यादि। उसके बाद उपभोक्ता जैसे जानवर मनुष्य आदि। अपघटक जैसे कवक और जीवाणु। अतः तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर हैं। परितंत्र के जैविक घटकों में से हरे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार पौधों को स्वपोषित कहा जाता है, ऑटोटॉप्स कहा जाता है। हरे पौधे जो होते हैं मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वे प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के
क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के दिखते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी हैं। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक इस प्रकार से हैं। यहाँ पे देखिए प्राथमिक उत्पादक और यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन हो गया, तो गहरे जलीय स्रोत या समुद्र। जड़ युक्त पौधे छिछले पानी में। विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली शाकी पौधे घास स्थल ग्रासलैंड कहलाते हैं। फसल के पौधे जैसे क्रॉपलैंड फसल भूमि है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उदाहरणतः हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक डिकम्पोजर्स तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी सर्वाहारी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारी को मांसाहारी कहा जाता है। अतः उपभोक्ता परपोषी जीव होता है। आगे देखते हैं। ध्यातव्य है कि शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपचय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजुआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदन पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय जीवधारियों, पौधों व जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का श्रवण करते हैं। इससे विखंडित होकर मृदा में सामान्य अकार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का परितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। अब आगे देखते हैं। स्थलीय परितंत्र की तरह ही समुद्री परितंत्र में भी खाद्य आहार श्रृंखला पाई जाती है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम डायट्रम परपोषी, उसके बाद नीचे आएगा आपका क्रिटेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पी पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी लोअर मेंबर्स के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे अब जितने जो खाद्य श्रृंखला टॉपिक हम सब ने देखा, अब जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड फूड चेन से, इसको देख लेते हैं। तो इस प्रश्न कोश में अगर देखें तो सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने है कि एक घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि पहले घास था, उसके बाद टिड्डा, मेढक, सर्प। इस तरीके से हम यहाँ टिक कर देंगे घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। यूपी पीसीएस में पूछा गया था जीआईसी 2010 में। देखिए श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। जैसे घास है उपभोक्ता, उसके बाद घास को खाया टिड्डे ने तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उसके बाद टिड्डे को खाया मेढक ने, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को सर्प ने, तृतीयक उपभोक्ता है। इसी प्रकार से फूड चेन चलती रहती है। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा घास, बकरा, आदमी। घास, बकरा, आदमी। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में घास, बकरा, आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता होता है।
इनमें खाद्य प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता तथा आदमी द्वितीयक उपभोक्ता होता है। देखिए कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, घास बकरी तथा मानव। घास बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवित संघटक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु। तो जीवित संघटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। वायु जीवित संघटक नहीं है, संघटक नहीं है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जो कि आईएएस के पीटी के एग्जाम में 2013 में पूछा गया था। तो परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा परिपोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। अगला है कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है का निर्देशन करती है। तो इसका आपका सही उत्तर जो हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। ये दोनों जो स्टेटमेंट है गलत है, इसलिए आपका सही उत्तर केवल एक हो जाएगा। यानी खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पेड़ पौधे जीव जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः कथन एक सत्य है, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। अतः कथन दो असत्य है, खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं पाया जाता। अतः कथन 3 असत्य है। 3 असत्य है, 2 और 3 असत्य है, जबकि पहला सत्य है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो चींटी जैसे हो गई प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि वहीं लोमड़ी और बाघ जो है प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक डिकम्पोजर्स है तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। पौधे पौधों को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है या क्या हो सकते हैं? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके कारण बर्रों, मकड़ियों तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है तितलियां कई पुष्पी पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में विभिन्न सदस्य लोअर मेंबर्स के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट इस खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। मानव क्या है? तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। फूड चेन में अगर देखा जाए तो शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। इसलिए मनुष्य जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन उत्तरदायी होते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधे। तो जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा
अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। कौन आता है प्राथमिक पोषक के अंतर्गत? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित पादप। तो वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वे प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 12। जैविक तथा अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। तो कौन करता है बिचौलिए का कार्य? सी उत्पादक। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। वे जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए बिचौलिए का कार्य करते हैं। कोई क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं उपभोक्ताओं शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 13। 13 प्रश्न संख्या क्या कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट देखिए, स्वपोषणज स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ यानी विषम पोषणज स्तर में उत्पादन से है। इसका ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा आपका। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आरओ 2017 में पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संघटकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषी संघटक और परपोषी संघटक। परपोषी जो स्वपोषी संघटक है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स है, वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता परिपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों यानी प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्रायः द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा मनुष्य जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पे देखिए तृतीयक, यहाँ से शुरू करते हैं हम, पहले उत्पादक से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, फिर यहाँ से उत्पादक, उसके बाद यहाँ से जो है पेड़ पौधों से। यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता है जो शाकाहारी होगा, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होगा, और शीर्ष जो है मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता होगा। ऊर्जा का प्रवाह इस तरीके से होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हरे पौधे जो है पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र सही सुमेलित विकल्प है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है, जीवाणु जैविक अवयव है तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैसें उत्तरदायी होती हैं। पहले इस प्रश्न का जो है एनालिसिस देख लेते हैं कि अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक जो होते हैं निर्जीव कार्बनिक तत्वों का अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमि अदा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? इसका सही उत्तर हो जाए डायटम, क्रिटेशियाई, हेरिंग। ए, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? यहाँ से देखिए डायटम जो कि स्वपोषी है, क्रिटेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।